नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस में मेरे साथ आज एक खास मेहमान हैं, लेकिन उनसे आपका परिचय कराऊं इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि माइंड योर बिजनेस आप सत्यहिंदी.com पर देखते हैं। खासतौर पे ये सीरीज मैं सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं। इसके अलावा आप इसे मेरे चैनल वन आलोक जोशी पर भी देखते हैं। और सत्यहिंदी.com एक कोशिश है सच को सामने लाने की, जो खबरें दबी रहती हैं उनको निकालने की, उन पर तरह तरह के विचार सामने लाने की। और सत्यहिंदी.com को बहुत सहयोग मिल रहा है आप लोगों का, लेकिन और सहयोग की आवश्यकता है और समर्थन की आवश्यकता है इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए। कैसे आप सहयोग कर सकते हैं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। और आपसे एक अनुरोध है कि इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं या लाइव आऊं आपको खबर मिल जाए। अब मैं आपका परिचय कराता हूं हमारे आज के मेहमान से। हमारे साथ हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा साहब। अजय जी, आपका स्वागत है वन आलोक जोशी पर। थैंक यू आलोक जी। तो अजय बग्गा साहब बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे इन्होंने बहुत सारे फंड्स चलाए हैं। डॉइच बैंक में ये ऊंचे ओहदे पे काम किया है इन्होंने। और मैं 15 साल मैंने जब चैनल चलाया जिन दिनों, उन दिनों लगातार देखता रहा कि ये अलग अलग जगहों पे एक से एक ऊंची पोजीशंस पर रहे और आजकल ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हैं। जो एडवाइस ये देते हैं, और मेरे कई दर्शकों ने अजय जी मांग की, इच्छा जताई कि साहब मैं आपसे बात करूं। नाम लेके कम लोगों के की डिमांड आई है। उन्होंने कहा कि बाजार के बारे में बात करते हैं तो अच्छे जानकारों से बात करिए ताकि हमें कुछ अच्छी जानकारियां मिल सकें। और इससे मुझे भी, आप जानते हैं, फायदा होता है। आपसे बात करूंगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो इस वक्त आपसे समझना ये है, दुनिया की इकोनॉमी का हाल जो चल रहा है, इसमें मनुष्य को बाजार में क्या करना चाहिए? क्या ये वक्त शेयर बाजार में पैसा लगाने का है, निकालने का है, चुपचाप बैठने का है या कुछ करने का है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आलोक जी। बहुत मुश्किल सवाल भी है। इसका कोई सीधा हल देना मुश्किल है, बट हमारे लिए सब निवेशकों के लिए सबसे आसान इसका हल ये क्या है, फिर आप टाइमिंग के तौर पे नहीं देखेंगे मार्केट को, बट मार्केट में आप बने रहेंगे। तो ये एक तरीका है कि आप ऐसे लगाएं। बट ओवरऑल अगर आप मार्केट की जो स्थिति देखें, मार्केट काफी करेक्ट हुआ अपने लाइफ टाइम हाई से, और मार्च 23 को एक बॉटम फॉर्म हुआ। अब मार्केट जब नीचे जाते हैं, जो हम कहते हैं 20% से नीचे गया, बेयर मार्केट बना, वो मार्केट टाइम लेता है। ऐसा नहीं है कि वो 1 महीने 2 महीने में मार्केट फिर से सब कुछ शुरू हो जाता है। वो मार्केट टाइम लेता है बॉटम फॉर्मेशन में। और हमने जो देखा है भारत में, लगभग 6 महीने से 12 महीने का टाइम लग जाता है कि वो उस साइकिल का बॉटम बन जाए। अब बॉटम हम पता कर पाएंगे 1 साल बाद ही कि इस डेट पे हुआ। शायद मार्च 23 को हो गया, तो तब हम बहुत ही खुशकिस्मत हैं अगर ऑलरेडी 23 मार्च को हो गया बॉटम। मुझे नहीं लगता कि वो हुआ अभी, क्योंकि अभी जो है इकोनॉमिक पेन काफी आनी है। इकोनॉमीज में जो असर आएगा ये लॉकडाउन का, वो हमें झेलना पड़ेगा लोग जी। उसके बाद आप देखेंगे कि जैसे इकोनॉमी थोड़ा सा भी ग्रीन शूट्स दिखाना शुरू करेंगे, मार्केट्स उससे पहले फ्रंट एंड कर जाएंगे। तो क्या क्या हमें पता है, मार्केट साइक्लिकल होते हैं। दूसरा, मार्केट एक डिस्काउंटिंग मैकेनिज्म है। आगे देखते हैं, फ्यूचर की तरफ देखते हैं, पीछे नहीं देखते। तीसरा, शॉर्ट टर्म में मार्केट सेंटिमेंट पे चलते हैं। तो सेंटिमेंट से गिरते वक्त भी बहुत गिरते हैं, उठते वक्त भी बहुत उठते हैं, ज्यादा उठ जाते हैं अपने मीन से। तो ये मौका, एक तरफ से आप देख सकते हैं अपॉर्चुनिटी है कि क्या सेल चल रही है। दूसरी तरफ से जो मैं कंजर्वेटिवली बोलता हूं कि जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। आपके पास बहुत मौके आएंगे, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेन छूट रही है, और ट्रेनें आती रहेंगी। हम भारत के बहुत बड़े स्टेशन पे बैठे हैं और ये डिकेड्स के लिए हमें पैसा बना के देगा। तो कोई जल्दबाजी नहीं है। जो आप निवेश कर रहे थे आमतौर पे महीने दर महीने,
अगर एसआईपी चल रहे हैं वो चलाते रहिए, बट ऐसा नहीं है कि लंपी आप अभी खरीदें कि बस अभी छूट रही है गाड़ी, वो उस में नहीं आइए, क्योंकि जितना टाइम आप मार्केट को देंगे उतना मार्केट कंपाउंड करके अर्निंग्स को आपको रिटर्न्स देगा। तो यही एक छोटा सा मशवरा है, बहुत मुश्किल सवाल है आलोक जी। जी, सही कहा आपने। और एक मैं दर्शकों से भी मैं यहाँ माफी चाहता हूँ, थोड़ा इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से बीच बीच में आवाज, और खास तौर पे जो हमारे मेहमान होते हैं उनकी आवाज कटने लगती है। जैसे अजय जी के इस सवाल का कुछ हिस्सा, शुरू का हिस्सा कट गया, वहां पे जो मैंने सुना वो मैं दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा ये सवाल ऐसा है कि वैसे बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके बाद उन्होंने काम की बात बता दी है, और वो बात आप सबने सुनी है, मैंने भी सुनी है। लेकिन अब अजय जी प्रश्न ये है कि आज की तारीख, जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये समय अब शेयर बाजार की बजाय सोने में पैसा लगा देने का है। आप इस राय को कैसे देखते हैं? क्या आज की तारीख में भी सोने में पैसा लगा देना समझदारी है? देखिए, सोना तो भारतीय सबके पास बहुत होता है, क्योंकि ट्रेडिशनली भारत में हम सब बहुत सोने में इन्वेस्ट करते रहे हैं। तो 5 से 10% पोर्टफोलियो का सोने में हो सकता है, बट उसमें आप घर में जो ज्वेलरी वगैरह है, चाहे आप उसको कभी बेचेंगे नहीं, उसको आप आगे ही विरासत में देंगे बच्चों को और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को भी। बट मैं कहूंगा कि सोने में 5 से 10% हम लगा सकते हैं। अभी सोना अभी भी अच्छा हमें लगता है कि परफॉर्म करेगा। अगर आप देखिए तो जो 2012 में सोने का पिछला हाई बना था, उसके बाद लगभग 8 साल सोने ने ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दी। अगर आप साइकिल टू साइकिल देखें तो 16-17 हजार हमने तब रीच कर लिया था। उसके बाद सोना नीचे गिरा काफी तेजी से, और अब धीरे धीरे करके 17 हजार की तरफ अग्रसर है। तो यहां से और जाएगा। इनफैक्ट बैंक ऑफ अमेरिका ने तो कल रिपोर्ट निकाली जो $3000 प्रति आउंस की बात कर रहे हैं सोने की अगले 1.5 से 2 सालों में। बट मैं कहूंगा कि सोना अच्छा है 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो में रखने के लिए। इन्फ्लेशन के रिटर्न्स देगा सोना। तो और इसके रिटर्न्स आते हैं, कुछ टाइम के लिए आते हैं, फिर कुछ टाइम के लिए ठंडा पड़ जाता है। भारत में हमें ये क्यों नहीं दिखता? क्योंकि हमारा रुपया गिरता रहता है। तो सोना जो डॉलर में विश्व भर में है, तो हमारा रुपया गिरने के कारण हम देखते हैं कि 35,000 का 40 हो गया, 40 का 47 हो गया। वो 4-5% जो सालाना रुपये की डिप्रिसिएशन है और जो इन्फ्लेशन है, वो दोनों को कवर कर जाता है सोना। कैश फ्लो नहीं है। और भारत सरकार का सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड भी है, वो भी अच्छा है। 2.5% आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा मूल पे, और साथ में आपको सोने का सोना जो भी एप्रिसिएशन मिलेगा वो भी मिल जाता है। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेटर है, क्योंकि फिर वो रख रखाव, मेकिंग चार्जेस, इम्प्योरिटीज, क्योंकि आलोक जी जो हमने देखा है, जो गोल्ड लोन्स देती हैं कंपनियां, उनकी जो एनालिसिस आई है, जो हमारी ज्वेलरी है उसमें मिलावट बहुत है भारत में। क्योंकि वो BIS मार्क तो हॉल मार्किंग तो अब शुरू हुई है पिछले कुछ 1-2 सालों में। बट उससे पहले जो काम चलता था सोने का, उसमें बहुत इम्प्योरिटीज हैं। जो आपको 24 कैरेट दिखाया गया वो लगभग 20 होगा, 22 कैरेट 18 होगा, और 20 कैरेट वाला 14-15 भी हो सकता है। तो मेकिंग चार्जेस, इम्प्योरिटीज, तोड़ फोड़, वो बहुत काट लेती हैं सोने की एप्रिसिएशन। तो ये गोल्ड फंड, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो भारत सरकार का है, वो बेहतर एक जरिया हो सकता है। जी, और इस वक्त तो खुला हुआ भी है, दर्शकों को बता दूं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक सीरीज इस वक्त सब्सक्रिप्शन के लिए खुली हुई है। तो ये मौका है, अगर आप गोल्ड में पैसा लगाना चाहते हैं। और जो अजय जी का कहना है कि 5 से 10% आपके टोटल फंड का, पोर्टफोलियो का गोल्ड में लग सकता है। और वो अगर आप लगाना चाहते हैं, अगर घर में आपके यहाँ गहने वहने खरीदे गए हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उस गोल्ड बॉन्ड में, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में वो एलोकेशन अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो रिटर्न वहां दिखता है वो दरअसल रिटर्न है नहीं, उसमें महंगाई और फॉरेन एक्सचेंज का डिवेल्युएशन दोनों शामिल हैं। रुपए का कमजोर होना और महंगाई बढ़ना, ये दोनों जोड़ने के बाद सोना जो रिटर्न दे रहा है वो दिख रहा है, जबकि रिटर्न वो उतना नहीं दे रहा है। दरअसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने का एक रिफ्लेक्शन आ रहा है।
लेकिन अब दूसरी तरफ हमारे यहाँ जब बाजार में देखें अजय जी, और ये जैसे आपने कहा भी बहुत मौके आएंगे, एक बड़े स्टेशन पे खड़े हैं आप जहां अनेक ट्रेनें आएंगी जाएंगी, तो ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि गाड़ी छूट गई हर बार। जैसे हर तीसरे दिन हम देख रहे हैं आजकल अचानक गिरावट आती है और उसके बाद एक तेज रैली आ जाती है। आज ही रैली आ गई। इसको कैसे देखें? क्या इसमें जो एक्सपर्ट ट्रेडर हैं वो तो देखिए अपना काम कर रहे होंगे, वो तो मेरी आपकी बात सुन के कुछ करेंगे नहीं, लेकिन जो नए निवेशक हैं आमतौर पर और मिडिल क्लास के लोग, जिन्हें ये देख देख के ये डर लगता रहता है कि क्या ट्रेन छूट गई, उनको आप कैसे इस उतार चढ़ाव को कैसे देखने की सलाह देंगे? इस वक्त क्या कहीं किसी म्यूचुअल फंड में किसी सेक्टर में पैसा लगाना चाहिए? कोई नया आदमी शुरू कर रहा है तो उसे कहाँ शुरू करना चाहिए? देखिए, नया जो शुरू कर रहा है लोग जी, हम यही कहते हैं इंडेक्स फंड खरीदिए, आप पूरा मार्केट खरीदिए। फंड है एक तो वो तो मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल कोई मैनेज कर रहा है आपके लिए, और वो 50 बेसिस पॉइंट वगैरह आपसे चार्ज करेंगे, बहुत कम चार्ज में 5,000 10,000 रुपए में आप पूरा मार्केट खरीद सकते हैं। तो इंडेक्स फंड से शुरू करिए, उसको ट्रैक करके थोड़ा सीखिए, फिर लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स, फिर मिड कैप, और ये सब 1-2 साल कर लेने के बाद आप डायरेक्ट इक्विटी में पहुंचिए। अपना क्या होता है, और ये 90s की स्टडी, एलसी गुप्ता जी ने स्टडी की थी 1992 में, 96 में, जब यूएस 64 होता था लोग जी, तो बहुत लोग आते थे बट सीधा इक्विटी में उतरते थे। और हाँ, सीधा इक्विटी में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो 80-85% ट्रेडर जो है वो अपने नुकसान वेल्थ को उठाता डिस्ट्रॉय करके जाते हैं, वो लॉस लेके जाते हैं। तो उसके बाद वो इक्विटी छोड़ के जिंदगी भर इक्विटी में वापस नहीं लौटते थे। तो ये बकायदा स्टडीज की गई। इवन 1992 में हर्षद मेहता स्कैम से पहले लगभग 11% भारत का फाइनेंशियल सेविंग्स इक्विटी मार्केट्स में आ रहा था, और तब म्यूचुअल फंड भी नहीं थे, सिर्फ अपना ये था, यूटीआई था, और कैनरा बैंक और एसबीआई, ये एक दो थे। प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड को ठारी पाइनियर 93 में शुरू होता है। है। तो 11% भारतीय तब पैसा लगा रहे थे, आज के दिन में आलोक जी 4% लगाते हैं। तो हमने 28-30 साल खो दिए, क्योंकि गलत तरीके से ये प्रोडक्ट बेचे गए लोगों को, और लोग सीधा स्टॉक मार्केट में उतरे जहां पे लोगों ने चीट किया उनको। जी। तो मैं कहूंगा नए निवेशक के लिए शुरुआत करिए इंडेक्स फंड से, म्यूचुअल फंड्स को स्टडी करिए, देखिए, पोर्टफोलियो देखिए, पढ़िए खूब, और फिर आप इक्विटीज में पहुंचिए। इक्विटीज में आसान लगता है, स्पेशली अभी नौकरियां जब जाती हैं, बहुत लोग कहते हैं मैं अब ट्रेडर बन गया हूं, मैं ये करता हूं। बहुत कठिन, बहुत मेहनत का काम है, और प्रोफेशनल आपके सामने बैठे हैं। एक तो एल्गो शुरू हो गए हैं, 80% वॉल्यूम मार्केट की अब एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या है? कंप्यूटर फॉर्मूला बेस्ड करते हैं, और माइक्रो सेकंड पे हमारा जो कनेक्शन है, जब तक हम आते हैं वो खरीद के बेच के निकल गए होते हैं। जी। हमारा जब ऑर्डर भी जा रहा होता है ब्रोकर को, उनको पहले पता लग जाता है कि ये ऑर्डर आ रहे हैं। तो वो तो आप कंप्यूटर के अगेंस्ट खेल रहे हैं। आप प्रोफेशनल्स जो फुल टाइम यही काम कर रहे हैं, जिनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, और जिनके पास इतनी कैपेसिटी है कि कई बार वो मार्केट को ही मूव कर देते हैं जी। अगर उनको कुछ हासिल करना है। तो वो ऐसे भी लोग हैं जो 2-3 मिलके मार्केट भी मूव कर जाते हैं। तो इसलिए आम निवेशक को अपनी स्ट्रेंथ में खेलना है। हमारा स्ट्रेंथ क्या है? हम छोटे से छोटा पोजीशन ले सकते हैं, हमें किसी को जवाब नहीं देना है कि हमने छोटे स्टॉक में या छोटे फंड में क्यों पैसा डाला, हमारी क्या रणनीति है। बट अगर आप रणनीति बना के जाएंगे, तब आप प्रोफेशनल से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनको बड़ी बड़ी स्टॉक्स में ही सीमित रहना पड़ता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आप काफी कुछ हासिल कर सकते हैं। बट अपने स्ट्रेंथ को आप प्ले करिए, प्रोफेशनल के स्ट्रेंथ पे खेलेंगे तो आप हानि लेके ही आएंगे। जी, तो ये बहुत अच्छा आपने एक उदाहरण दिया, खास तौर पे एल्गो ट्रेडिंग में जो लोग नहीं समझते हैं उनके लिए आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये आप समझ लीजिए कि कभी आपने कंप्यूटर के साथ चेस खेला हो तो ये वैसी बात है। कंप्यूटर के साथ जब आप शतरंज खेलते हैं तो कंप्यूटर ने सारी चालें पढ़ी हुई हैं, समझी हुई हैं, और आम खिलाड़ी जब नियम से खेलता है तो वो कंप्यूटर से मात खाता ही खाता है। लेकिन कुछ इंसानों ने इसका तरीका निकाला, उन्होंने कहा कंप्यूटर एक लॉजिक से काम करता है
और अगर हम लॉजिक को डिफाई करके खेलें तो हम कंप्यूटर को हरा सकते हैं। इसी तरह अजय जी ने कहा कि अगर आप अपनी रणनीति बनाएंगे, अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे और अपनी स्ट्रेंथ पर खेलेंगे तो हो सकता है कि आप एल्गो ट्रेडिंग करने वालों को और बड़े बड़े फंड मैनेजरों को मात दे सकें। लेकिन ये मात देने की नौबत तब आएगी जब आप बाजार को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। कोई नौसिखिया खिलाड़ी कंप्यूटर को नहीं हरा सकता है, तुक्का लग सकता है एक बार, हो सकता है आपका भी एक शेयर में तुक्का लग जाए, लेकिन उससे अगर आप उत्साहित हो गए तो अगली बार आप घर का पैसा भी गंवा के आएंगे बाजार में, क्योंकि आपको ये लगने लगेगा कि मैं बहुत तेज हो गया हूं और मैं सब कुछ समझता हूं। उससे बचने की जरूरत है। एक और सवाल पूछा जाता है अजय जी, और ये पिछले दिनों मैंने लोगों से यही बात कही कि आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, तो अनेक लोग उसमें कमेंट्स करते हैं। इस वक्त तो हम लोग लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो बना रहा हूं, लेकिन वरना इस वक्त तक वो कमेंट आने लगते हैं कि म्यूचुअल फंड के मैनेजर धोखाधड़ी करते हैं, म्यूचुअल फंड के मैनेजर सिर्फ अपना मैनेजमेंट फीस बनाते हैं, अपना बोनस बनाते हैं, और इसमें किसी भी छोटे निवेशक की कोई कमाई नहीं होती है। इस पे आपका क्या व्यू है? देखिए, हर इंडस्ट्री में ऐसे ब्लैक शीप होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, बट ज्यादातर लोग अच्छे ही होते हैं। दूसरा, भारतीय फाइनेंशियल मार्केट जो है बहुत स्ट्रांगली रेगुलेटेड है सेबी के द्वारा, तो रूल्स काफी बनाए गए हैं और कंपनियों में भी ट्रस्टी बैठते हैं जो ओवरसी करते हैं। बट मैं सहमत हूँ, मैंने खुद फंड चलाए हुए हैं और इसमें फंड मैनेजर्स को सुपरवाइज किया हुआ है और बहुत मुश्किल रहता है ये कार्य। तो अगर आदमी खुद ऑनेस्ट ना हो, ईमानदार खुद ना हो, तो ऐसे काम करने के तो बहुत तरीके होते हैं और जितना पैसा आप चलाते हैं उतने ही लोग होते हैं आपको लालच देने वाले। तो ये अपने पे निर्भर रहता है, रेगुलेटर्स भी कोशिश करते हैं। तो इसमें आपको कैसे बचना है, एक तो आप स्टडी करिए, लोगों से पूछिए, एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर से पूछिए भाई कौन से फंड है, आप कमीशन के कारण तो नहीं बेच रहे मुझे, आप बताइए कि क्या परफॉर्मेंस इन फंड्स का है। दूसरा, आप जैसे मैंने कहा, इंडेक्स अगर आप खरीद रहे हैं तो फंड मैनेजर पे आप निर्भर ही नहीं, आप तो मार्केट खरीद रहे हैं। तीसरा, फिर आप देखिए परफॉर्मेंस, लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस किस फंड की है। और बहुत बड़े फंड भी नहीं खरीदने हैं, 20-20 हजार 30-30 हजार करोड़ के जो फंड हो गए, आप देखेंगे परफॉर्मेंस ही आनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो फंड मैनेजर के लिए इतना मुश्किल है उस स्केल पे। तो ये भी बहुत जरूरी है कि फंड मैनेजर एक लेवल पे फंड को बंद कर दे नए निवेश के लिए, क्योंकि परफॉर्मेंस आनी मुश्किल हो जाती है। हाँ, ये अक्सर हो जाता है, इधर तो नहीं दिख रहा है लेकिन ये हो जाता था कि ये एक फंड ने सब्सक्रिप्शन लेना बंद कर दिया। जैसे कोटक का एक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड था, वो काफी दिन तक बंद रहा। ये इसकी क्या वजह है? क्या एक समय के बाद, एक अमाउंट आने के बाद उस मैनेजर के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कंपनियां ढूंढ पाए, उनमें पैसा लगा पाए? जी, बहुत स्केल जब हो जाता है बहुत बड़ा लोग जी, तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली हमने देखा मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में, अभी डीएसपी का भी एक फंड था जो 2 साल पहले उन्होंने कुछ देर के लिए बंद किया था। तो ये होता है कि फिर आपको परफॉर्मेंस देने में या तो इतना बड़ा आप करेंगे कि 40 की जगह 60 स्टॉक्स होल्ड करेंगे, और धीरे धीरे इतना डाइवर्सिफाई करते हुए आप मार्केट ही ओन करने लग जाते हैं। तो वो अल्फा जो हम कहते हैं, जो सुपीरियर परफॉर्मेंस करनी, वो मुश्किल हो जाती है स्केल पे। तो वो निर्भर है, फंड मैनेजर तो चाहेगा छोटा फंड रहे और परफॉर्म करे, जो सीईओ है और जो ओनर्स हैं वो चाहेंगे बड़े से बड़ा फंड आए ताकि हमें कमीशन मिले उस एयूएम पे। तो ये जंग जरूर रहती है, आपको अपना खुद देखना। और बड़े अच्छे साइट्स हैं अब जो आपको ये एडवाइस भी देते हैं, डू इट योरसेल्फ साइट्स हैं काफी अवेलेबल, आप यूट्यूब में देखिए, गूगल करिए, तो काफी आपको अच्छा एडवाइस मिल जाएगा। और आप अपने ग्रुप्स बनाइए निवेशकों के, और जिस तरह से अब आलोक जी कर रहे हैं, इस तरह से बहुत क्रेडिबल वॉइसेस हैं मार्केट में जहां आप अपने प्रश्न भेज सकते हैं। एंड आई एम श्योर आप म्यूचुअल फंड मैनेजर्स को भी लाएंगे। तो ये बात ऐसी हुई जो लोग कहते हैं जी स्टॉक मार्केट सट्टा बाजार है, हमें नहीं करना है। स्टॉक मार्केट वैल्यू देता है, बट आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं जुआ है, मैं जाके रोज सवेरे पैसा बना के आ जाऊंगा, मार्केट फिर आपसे पैसा खोस लेता है। ये
जरूरी है। और ऐसे ही फंड मैनेजर्स को भी लोग बदनाम करते हैं। कुछ हो सकते हैं फंड मैनेजर्स जो है इस तरह से, बट ज्यादातर फंड मैनेजर्स, ज्यादातर फंड स्कीम्स वेल रन है, प्रोफेशनली रन है। और आपको खुद अपना हिसाब देखना है, यही मैं कहूंगा। आप किसी पे निर्भर मत रहिए। जी। तो अब प्रश्न ये है कि क्या आप कोई फंड ऐसे बताना चाहेंगे लोगों को जिनमें वो पैसा लगाएं, या ये बताएंगे कि फंड कैसे, अपने लिए फंड कैसे चुने? हाँ, तो फंड, पर्टिकुलर फंड तो आलोक जी में अलाउड नहीं है, जैसे स्टॉक्स और फंड दोनों नहीं बोल पाऊंगा। बट मैं आपको ये कह सकता हूँ, आपको जब फंड चूज करना है, आप कोई भी साइट देखिए, 2-3 अच्छी साइट्स हैं, न्यूज़पेपर्स की भी साइट्स हैं, टीवी चैनल्स की अपनी साइट्स हैं, म्यूचुअल फंड्स की भी साइट्स हैं। बट आप कंपैरिजन करिए कि भाई फंड कैसे रहा है, किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस रही है। तो पहले आपने देखना है कितना पुराना फंड है, जितना पुराना है तो सरवाइव किया है, अच्छा है। दूसरा, कितना बड़ा फंड है, तो थोड़ा बहुत एयूएम तो होना चाहिए, 500,000 करोड़ तो हो, ताकि कुछ तो हो। तीसरा, फंड हाउस का नाम कैसा है, और ये मैं नहीं कहूंगा कि सिर्फ बड़े फंड हाउस को ही दीजिए, बट शुरुआत में आप ऐसे ही शुरू करिए। बड़े बड़े फंड हाउस जो है उनको दीजिए, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप छोटे फंड हाउसेस को भी देख सकते हैं। तो ये तीसरा हो गया, फंड हाउस की ब्रांडिंग, फंड हाउस का नाम कैसा है। फिर आप देखिए परफॉर्मेंस उस फंड की क्या, किस तरह से आ रही है। उससे पहले मैंने जो कहा, लार्ज कैप में ही रही है शुरुआत में, आप मिड कैप वगैरह के पीछे मत जाइए, वो बहुत ऊपर नीचे होता है, प्राइसेस ज्यादा। तो लार्ज कैप बेटर है। इंडेक्स फंड तो सबसे बेटर है शुरुआती निवेशक के लिए। सेक्टर फंड्स आपको जाने हैं जब आप 1-2 साल म्यूचुअल फंड्स में एक्सपीरियंस ले चुके हो। सेक्टर फंड्स अब जैसे फार्मा फंड अभी चल रहे हैं, तो बट ये हम भूल जाते हैं 4 साल नहीं चले वो फंड। या 2008 में सबने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च कर दिए, क्योंकि 4 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चल रहा था। तो कोई भी थीम हो जिसको आप इंफ्रा बना सकते हैं, वो बिक रहा था, तो फंड्स ने भी फंड चला दिए। वो 12 साल से कोई परफॉर्मेंस नहीं आई। तो सेक्टर फंड से आपको दूर रहना है। आप वो फंड मैनेजर पे छोड़िए, वो सेक्टर एलोकेशन वही करेंगे, वही चुनेंगे फंड्स, स्टॉक्स जो फंड में जाने हैं। आप अगर सेक्टर में जाते हैं तो आप अपने को सीमित रख लेते हैं, और इनका रिस्क बहुत रहता है। तो अभी जैसे फार्मा चला हुआ है, ये 4 साल के बाद आ रहा है फार्मा। 4 साल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी 3 साल के लिए फार्मा की, और इतना फिर बढ़ गया वो कि फिर 4 साल कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। अब करेक्शन हो के इस लेवल पे फार्मा फिर पहुंचा है, जो 7 साल पहले का आप कह सकते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी लेवल, उस तरह का वो पहुंचा है, और यहाँ से परफॉर्म करेगा फार्मा। बट अगर आप फार्मा फंड खरीद लेंगे तो आप फिर रिस्क ले रहे हैं एक सेक्टर का। उससे अच्छा लार्ज कैप डाइवर्सिफाइड फंड बेटर रहेगा। बेस्ट ये है आप अपना पोर्टफोलियो, कोई भी सेक्टर चले तो आपको फायदा हो सकता है, जी, नुकसान की संभावना कम है। और आलोक जी, बेस्ट है अगर आप खुद ही कर सके निवेश, वो सबसे उम्दा है। बट नए निवेशक को मैं कहूंगा टाइम लगता है, तो पहले म्यूचुअल फंड से सीखिए, उसका पोर्टफोलियो समझिए, हर महीने क्यों ये हो रहा है, कैसे बढ़ रहा है, क्या इसका टॉप पिक्स है। धीरे धीरे आपको समझ आने लग जाएगी, और फिर आप अपने आप ही चलाइए। बहुत बढ़िया चीज है अगर आप ये हुनर सीख लेते हैं, ये स्किल आप सीख लेते हैं। जब तक आपका दिमाग चलेगा, शरीर चले ना चले, दिमाग चल रहा है, आप अपना फंड मैनेज कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो ये है तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन, अगर आप अपने आप को सिखा सके। मेहनत करनी पड़ेगी। जो तेंदुलकर आखिर तक 4 घंटे प्रैक्टिस करते थे, जो फेडरर आज के दिन में भी प्रैक्टिस करते हैं, 10,000 घंटे तो कहीं नहीं गए। मास्टरी करने के लिए 10,000 घंटे आपको स्पेंड करने पड़ेंगे, उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। और मार्केट ट्यूशन भी लेता है आलोक जी, मार्केट आपको लॉसेस दे के ट्यूशन लेता है। इसलिए हम कहते हैं जितनी छोटी उम्र में ट्यूशन दे दें उतना अच्छा है, सस्ते में निपट जाते हैं। बाद में सीखते हैं तो वो बड़ा बड़ा घर वर ले जाता है मार्केट। फिर तो ट्यूशन तो देनी पड़ती है मार्केट को, वो गुरु दक्षिणा दे के फिर आप आगे बढ़िए।
तो मार्केट आपको तरह तरह के सबक सिखाता है, ये बहुत अच्छी बात अजय जी ने बताई। और बजाय इसके आम तौर पे लोग पूछते हैं, और मैं भी पूछता अभी, लेकिन क्योंकि आप ये बात कह चुके हैं, मैं वो सवाल नहीं पूछूंगा। तमाम लोग शेयरों के नाम लेके पूछते हैं कि इस पर क्या व्यू है। मेरा ख्याल है बजाय ये व्यू देने के, आपको शेयर बताने के, जो कि बहुत से लोग करते हैं, और ये मैं कहता हूं पिछले दिनों मैंने बार बार कहा है, खास तौर पे टेलीविजन चैनलों पे जो लोग आपको अचानक एक शेयर बताते हैं, देखिए इसमें चाल आ गई, देखिए इसमें ब्रेकआउट हो गया, वो सुनते ही आप सावधान हो जाइए। ये आपको कोई फायदा देने वाला नहीं है, ये ज्यादा बड़ा जाल है जिसमें आप फंस सकते हैं। शेयर मत पूछिए। जैसा अजय बग्गा जी ने कहा कि कोई आपको शेयर बता दे, इससे अच्छा है कि आप शेयर पहचानना सीख लें, आप अपना पोर्टफोलियो बनाना सीख लें। वो आपको जिंदगी भर काम आएगा ये तजुर्बा। म्यूचुअल फंड खरीद के मत बैठिए, म्यूचुअल फंड खरीदने के साथ म्यूचुअल फंड को पढ़ना शुरू कीजिए। जिस दिन से आप शेयर खरीदते हैं, उस दिन से उस धंधे को पढ़ना शुरू कीजिए जिस बिजनेस में आपने पैसा लगाया है, या जिस बिजनेस में आप पैसा लगाने की सोच रहे हैं। तब आप लंबी दूरी का सफर तय कर पाएंगे शेयर बाजार में। एक और सवाल है अजय जी, और आप बता पाएंगे क्योंकि आपका ग्लोबल एक्सपोजर भी है, आप विदेशी कंपनियों के साथ आपने काम किया है। हमारे लोग दो सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल का पहला हिस्सा है कि मैं अमेरिका में हूं, मेरे पास पैसा है एक स्पेयर करने के लिए, क्या मुझे अमेरिकी मार्केट में लगाना चाहिए या भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? और दूसरा आप अमेरिका में ही। इसी जी का जी। दूसरा जो साइड है कि मैं भारत में रहते हुए अमेरिकी शेयर बाजार में कैसे पैसा लगा सकता हूं। दोनों बहुत अच्छी सोच है। पहले अमेरिका। जी। अमेरिका में अगर आप हैं तो आपके पास इतने विकल्प हैं, और वैनगार्ड, फिडेलिटी, इनके जीरो कॉस्ट के भी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, जो हम कहते हैं ईटीएफ, जो हम्म। आप सीधा खरीद सकते हैं बहुत। और वो जीरो कॉस्ट के अभी वो ऑफर कर रहे हैं। तो वैनगार्ड का एक फंड है, ऑल मार्केट्स फंड, जो पूरे विश्व के आप इंडेक्स खरीद सकते हैं उसमें। तो आप अमेरिका में हैं तो भारत में आप रुपया कन्वर्ट करके मत भेजिए। जब मैंने काम शुरू किया आलोक जी, जी। एज अ बैंकर, रुपया डॉलर पता है कितना था? 8 रुपए का। हाँ, 7 रुपए 90 पैसे 8 रुपया 1 डॉलर होता था। 7 रुपए 90 आपको पैसे भी का। हाँ। आपको भी याद है? जी। 8 रुपया हमने देखा मनमोहन सिंह जी ने 91 में जब डेप्रिसिएट किया। तो हम्म। अगर आप अमेरिका से भारत में रुपया कन्वर्ट करेंगे, आप डिप्रिसिएशन ऑफ रुपी से इतना हानि हो जाएगा कि जब आप वापस डॉलर लेके जाएंगे तो वो फायदा नहीं है। उससे अच्छा है आपके पास बहुत विकल्प है अमेरिका के अंदर ही। ये नहीं है कि सिर्फ अमेरिकी मार्केट में ही लगाना, पूरे विश्व के मार्केट के लिए वहां पे फंड्स उपलब्ध है बहुत लो कॉस्ट पे। और आप ईटीएफ देखिए, सारे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वो बहुत एक तो चीप रहते हैं, पैसिव इन्वेस्टमेंट रहता है, तो फंड मैनेजर पे उसका डिपेंडेंस नहीं है। और तीसरा है कि डाइवर्सिफाइड है, 30-30-40 पूरा। हाँ, जैसे आपने बताया ग्लोबल मार्केट फंड अगर दुनिया के सारे बाजारों में वो पैसा लगा दे रहा है तो बहुत जबरदस्त फंड है एक तरह से। उसमें तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कि किस तरह आप पूरी दुनिया के मार्केट्स में पैसा लगा देंगे एक साथ और आपकी कमाई शुरू हो जाएगी। ये एक फंड ही अगर आप इसमें पैसा लगा देते हैं। के निवेशक के लिए तो बहुत विकल्प है। ये मत देखिए भारत में लोग इतना पैसा बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं है कि भारत में लोग इतना पैसा बना रहे हैं। और क्योंकि आप सिर्फ चुनिंदा सक्सेस स्टोरीज देख रहे हैं, जो फेलियर है, जो दिवालिया निकल जाता है कंपनियों का, वो सब हम नहीं देख रहे। तो बेटर ये है, भारतीय निवेशक बिल्कुल आपको बाहर इन्वेस्ट करना चाहिए, और विकल्प है आपके पास काफी। एक है कि ये फीडर फंड्स है, तो काफी फंड हाउसेस ने अपने फीडर फंड चला रखे हैं। और कई तो नैस्डैक का फंड, और अभी S&P 500 का भी इंडेक्स फंड आ रहा है। तो वो अमेरिकी मार्केट आप भारत में बैठे हुए रुपए में निवेश कर सकते हैं। दूसरा, आरबीआई आपको हर साल $2.5 लाख बाहर भेजने को अलाउ करता है। तो अगर आप वो भी भेजना चाहें, अपने बैंक से बात करिए, और वो बाहर भेज के फिर आप वहां पे कुछ खरीद सकते हैं, या प्रॉपर्टी या शेयर। तीसरा, बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, हमारी पीढ़ी के तो सब बच्चे बाहर पढ़ने गए,
और बाहर पढ़ाई के लिए आपको चाहिए 200 से 300 2 लाख से 3 लाख डॉलर की जरूरत है अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा में बच्चों को पढ़ाने में। तो वो अलग करके रखना, उसमें समझदारी है। अगर आपका बच्चा आज के दिन 5 साल का है, अभी से आप सेव करने लग जाइए। वो एक यूएस फीडर फंड या यूरोप फीडर फंड या जापान फीडर फंड या चाइना फीडर फंड, जो भी डॉलर डिनोमिनेटेड हो जाता है, उसमें पैसा रखना अच्छा है। और ये और विकल्प इसमें निकल के आएंगे। और तो नैस्डैक का आ गया है। कोई ऐसे फंड हाउसेज हैं अजय जी जिनको आप समझते हैं कि वो इस तरह के इंटरनेशनल एक्सपोजर में ज्यादा उनके पास एक्सपर्टीज है, जिनकी तरफ जाने की सोचनी चाहिए, या किसी भी फंड के साथ चले जाएं? सॉरी, वो ये सिग्नल हैंग हो गया था। हाँ जी जी। जी। तो मैंने ये पूछा कि क्या कोई खास फंड है जिसको आपको लगता है कि उसकी एक्सपर्टीज है विदेशी बाजार में पैसा लगाने की, या किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं? जो फीडर फंड्स आप बता रहे हैं, ये किसके अच्छे हैं ज्यादा? जी, जिनके बाहर के जैसे मल्टीनेशनल फंड्स हैं, उनके लिए आसान रहता है क्योंकि उनके नॉर्मल फंड है। तो फीडर फंड में आपको अगेन परफॉर्मेंस देखनी है। आपको देखना आपका टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है। उस फंड का भी एक्सपेंस लगता है, यहाँ के फंड का भी। चाहे सेबी ने एक दायरा रखा हुआ है कि मैक्सिमम इतना हो सकता है, और उसका परफॉर्मेंस आप देख लीजिए। तो जहां तक कोशिश कर सके तो इंडेक्स ही खरीदिए। इंडेक्स फंड बेटर है बनिस्पत इसके के ये मैनेज फंड हो, एक्टिवली मैनेज। इंडेक्स के भी ऑप्शंस हैं। जितने मल्टीनेशनल फंड हाउसेस हैं, ये सब अब ऑफर कर रहे हैं। और नैस्डैक का भी फंड आ गया, S&P 500 का भी फंड आ गया भारत में, जो आप ओन कर सकते हैं इंडेक्स फंड के तौर पर। अच्छा, एक चीज और लोग पूछ रहे हैं, अब मैं वक्त काफी ले लिया आपका, लेकिन एक सवाल पूछ ही लूं। इंडेक्स फंड और ETF, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन के लिए बहुत लोग कहते हैं कि इंडेक्स फंड खरीदें या ETF खरीदें, इनमें से क्या बेहतर रहेगा? ETF आपको बहुत चीपर रहेगा। इंडेक्स फंड फिर भी थोड़ा सा महंगा रहेगा। ये है ETF क्या है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इंडेक्स फंड क्या है? पूरा इंडेक्स आप चूज कर रहे हैं, बट वो लिस्टेड है नहीं है, वो डिपेंड करता है फंड हाउस पे। ETF क्या है? आपके पास इंस्टेंट लिक्विडिटी है, आप फंड हाउस को रिडेम्पशन दे सकते हैं, या मार्केट में भी ट्रेडेड है। और कई बार ETF में होता है कि या प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे, अंडरलाइंग NAV पे होता है। इंडेक्स फंड तो आपको उसी लेवल पे मिलेगा, क्योंकि फंड हाउस से आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं। तो ये है। बट तो मैं कहूंगा प्रायोरिटी ETF, क्योंकि ज्यादा चीपर रहेगा। आप अगर एक्सपेंस देखें, एक्सपेंस ढूंढना भी मुश्किल रहता है। चाहे सेबी ने कहा है सब फंड हाउसेस को कि आप एक्सपेंस बताना आसान करिए, वो इतना आसान करते नहीं आलोक जी। काफी ढूंढना पड़ता है उनके वेबसाइट्स पे। बट ये जो ब्रोकर्स की साइट्स आ गई हैं, वो आपको दे देती है एक कंपैरिजन में। तो एक्सपेंस अगर आप देखेंगे तो आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएगा क्यों मैं ETF बोल रहा हूँ। जी, तो वो असल में आजकल तो मैं देखता हूँ मेल भी आते रहते हैं हर महीने म्यूचुअल फंड यूनिट्स के, जहां जहां मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं उन सबके मेल आते हैं कि एक्सपेंस रेशियो चेंज हो गया। वो बहुत रेगुलरली आ रहे हैं, तो इसलिए आसान हो गया। एक वक्त था जब किसी को पता नहीं चलता था कि म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट ने कितना मैनेजमेंट चार्ज ले लिया है, तो सेबी ने लाइफ बहुत आसान कर दी है। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए, और उम्मीद है कि इससे लोगों को बहुत फायदा हुआ होगा। और आप लोगों से मैं एक आग्रह और करूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इस पर कुछ और सवाल पूछने हैं, तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। मैं फिर आग्रह करूंगा, एक दिन अजय बग्गा जी से वो जुड़ेंगे और उन सवालों के मैं लिखे हुए सवाल पूछूंगा और उनके जवाब देंगे। और वैसे भी अगर इस वीडियो के लिंक में भी आप सवाल डालेंगे तो मैं वो चैट शेयर करूंगा, और वहां पर भी अगर जवाब दिए जा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्तिगत सवाल ना हो कि मैं इस कंपनी का क्या करूं। जैसा उन्होंने बताया कि नियमों के तहत ये पाबंदी है कि वो इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल सेक्टर, इंडिविजुअल फंड पर बात नहीं कर सकते हैं।
लेकिन सिद्धांत के सवाल, बाजार को समझने के सवाल, आप खुद जिससे बाजार में पैसा लगाने के लायक हो सकते हो, ऐसे सवालों का स्वागत है। आप मुझसे भी पूछें, अजय जी से भी पूछें, और आप ट्विटर पर इनको फॉलो कर सकते हैं। वहां आप सीधे इनके सामने सवाल रख सकते हैं, बहुत सी चीजों का जवाब देते रहते हैं। ये बहुत सी जानकारी खुद शेयर करते रहते हैं। अगर आपको काम की लगती है तो सीधे ही काम की आ जाएगी, सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपसे इजाजत मांगूं, इससे पहले एक आग्रह फिर करूंगा, इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसमें बहुत सारी काम की बातें हैं। इसमें आपको एक पका हुआ फल पकड़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन इसमें आपको पेड़ लगाने का, पेड़ को बड़ा करने का तरीका सिखाया गया है। अगर आप वो सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको कभी किसी दूसरे से ये सलाह नहीं मांगनी पड़ेगी कि मुझे एक शेयर बता दो भाई जिसमें मैं बहुत पैसा कमा लूं। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें, साथ में घंटी भी बजा दीजिए ताकि नए वीडियो के आने पर या नया लाइव आने पर आपको खबर मिल सके। अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर मत निकलिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी ख्याल रखिएगा। और किसी भी जरूरतमंद इंसान की मदद करने का कोई मौका आपके सामने आ रहा हो तो उसको मत छोड़िए। इस वक्त बहुत से लोगों को बहुत सी मदद की जरूरत है। जितना हम कर सकते हैं उतना हमें जरूर करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।